नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है। मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम लेखक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को पंडित शिवराम के घर जयपुर राजस्थान में हुआ। उनका स्वर्गवास 12 सितंबर 1922 में हुआ। वे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में गुलेर नामक ग्राम के निवासी रहे। उन्होंने बचपन से ही संस्कृत शिक्षा पाई। तत्पश्चात इलाहाबाद और कोलकाता से एंट्रेंस, मैट्रिक, इंटरमीडिएट तथा बीए पास किया। 1904 में जयपुर दरबार द्वारा नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक नियुक्त होने पर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य तथा मनीन्द्रचंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। उन्होंने काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। गुलेरी जी द्वारा रचित साहित्य में अनेक विषयों पर निबंध, टिप्पणियाँ, अनुवाद, कहानियाँ और कविताएं सम्मिलित हैं। उनके प्रमुख निबंध हैं कछुआ धर्म, मारेसी मोही, कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवानाम प्रिय। संस्कृत की टिप्पणी भी सम्मिलित हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में और उसने कहा था 1915 में। उनकी वैदिक भाषा में प्राकृत, क्रियाहीन हिंदी टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुईं। उन्होंने देश प्रेम से ओतप्रोत कुछ कविताओं की भी रचना की। गुलेरी जी हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे तथा प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम थे। वे 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखकों की श्रेणी में अग्रगण्य हैं। साहित्य रचना के अतिरिक्त वे पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों के भी प्रकांड पंडित थे। वे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंध रचयिता के रूप में विख्यात हैं। अपनी हास परिहासपूर्ण अति सुंदर भाषा शैली के धनी होने के कारण अपने समय से अत्यधिक आगे दृष्टिगोचर होते हैं। अपनी केवल 3 कहानियों के बल पर ही एक सफल कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी कहानियों के कथानक, शैली और कौशल्य का हिंदी कहानी के विकास पर असर स्पष्ट दिखाई देता है। शांत स्वभाव वाले शास्त्र प्रवीण गुलेरी जी की कहानियों में काल्पनिक तत्व तथा वास्तविकता का अत्यंत सुंदर मिश्रण है, जो पाठक के लिए विस्मय की बात है। इस तथ्य से आज का पाठक भी उनकी कहानियों की विषय वस्तु से स्वयं ही को सरलता से जोड़ सकता है। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अत्यंत प्रख्यात तथा समयातीत रचना है। निर्मल प्रीति की आध्यात्मिक अनुभूति तथा उसकी वैराग्यपूर्ण अभिव्यक्ति इस कहानी का कथानक है। इस पर फिल्मकार विमल राय ने फिल्म भी बनाई तथा इसके अन्य नाट्य रूपांतर भी किए गए हैं। कहानी का आरंभ
अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में होता है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। कुछ दिनों बाद लड़की लड़के को सूचित करती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू? लहना सिंह भौचक्का रह जाता है। तत्पश्चात पाठक लहना सिंह से प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर मिलते हैं। लड़ाई पर आने से पहले जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था, तब सूबेदार ने अमृतसर की वही लड़की ने उससे अपने पति तथा बेटे बोधा का ख्याल रखने को कहा था। अपने प्यार को दिल में छुपाए हुए लहना सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर हजारा सिंह तथा बोधा सिंह को बचाया। स्वाभाविक घटनाओं का गुलेरी जी द्वारा सहज वर्णन पाठक पर विशेष प्रभाव छोड़ता है। कथानक के सरल विस्तार के कारण पाठक की रुचि बनाए रखने में गुलेरी जी अत्यंत सफल रहते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स यानी चरम बिंदु भी पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ता है। ऐसी विलक्षण है गुलेरी जी की अद्भुत भाषा शैली। आइए अब हम लोग गुलेरी जी की सुंदर कहानी उसने कहा था का आनंद उठाते हैं। हम लोग पहले एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, तत्पश्चात शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। संपूर्ण कहानी में हम इसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। आइए शुरू करते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों से न होने को तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथकर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक खींचे चले जाते हैं। तब अमृतसर में
उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे वालों और भार वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी बालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की उस दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वे अपनी मामा के केश होने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी के गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। ये रहा हमारा पहला अनुच्छेद। इसमें शब्दार्थ देखिए। जबान यानी जीभ, कोड़ों यानी चाबुक के वार, मलहम लेप, ग्लानि शिथिलता शारीरिक हो या मानसिक हो, क्षोभ व्याकुलता, नाक की सीध बिल्कुल सीधा, लड्डी वाले गाड़ी वाले, सब्र धीरज, फेंटों साफों, खोमचे यानी बड़ी बारात में बेचने का सामान, खेते हैं ढूंढते हैं, महीन बारीक, चितौनी चेतावनी, लीक रास्ता, वचनावली भाषा, बम्बू काट वाले यानी गाड़ी वाले, सुथना पजामा या सलवार ढीला, गुथ उलझ, शेर किलो के करीब का वचन। कहानी का आरंभ गुलेरी जी बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं। अधिकतर बड़े शहरों में इक्का या गाड़ी चलाने वाले चालक कर्कश भाषा का प्रयोग करते हैं। घोड़ों पर भी जोर से चाबुक से वार करते हैं। उनकी अपेक्षा अमृतसर के बम्बू काट वालों की भाषा मानो घाव पर मरहम के समान लेप लगाती हुई यानी मधुर प्रतीत होती है। एक तरफ बड़े शहरों के गाड़ी वाले घोड़ों को और तेज चलाने के लिए दम लगाकर मारते हैं और राहगीरों को अंधे होने की संज्ञा देकर नीचा दिखाते हैं। कहीं लोगों के पैरों पर गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं और स्वयं को दुखी बताते हुए सीधे निकल जाते हैं। इनके विपरीत अमृतसर के गाड़ी वाले बड़ी सभ्य भाषा बोलते हुए टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से जानवरों से बचते हुए धीरज से चलते हैं। आदरपूर्वक जी या साहब कहते हुए चलते हैं। परंतु यदि कोई बुढ़िया चेतावनी देने के बाद भी रास्ते से नहीं हटती तो उसे बड़ी प्यारी पंजाबी में आग्रह करते हैं। इस तरह यहाँ गुलेरी जी छोटे और बड़े शहरों के इक्के वालों के व्यवहार में अंतर का वर्णन करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ऐसे गाड़ी वालों के बीच से गुजरकर
ढीला पाजामा और सलवार पहने हुए एक सिख लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर मिलते हैं। लड़का अपने मामा के यहाँ गुरु बाजार स्थित घर से दही लेने आया था और लड़की अपने मामा के मगरे स्थित घर से बढ़िया लेने आई थी। आइए अब दूसरा अनुच्छेद देखें। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। इसमें शब्दार्थ देखिए। सौदा यानी सामान, कुड़माई सगाई या मंगनी, अकस्मात अचानक, सालू दुपट्टा, मोरी यानी नाली, छाबड़ी वाले खोमचे वाले, उड़ेल गिरा, उपाधि पदवी। सामान लेकर दोनों साथ साथ चले। जब लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? तब लड़की धत कहकर दौड़ गई। अगले एक माह तक दोनों अचानक मिलते रहे और लड़का वही प्रश्न पूछता और लड़की धत कहकर भाग जाती। एक दिन जब लड़के ने वही प्रश्न किया तो धत के स्थान पर अपना रेशमी दुपट्टा दिखाते हुए लड़की बोली कि कल उसकी कुड़माई हो गई। इस समाचार से लड़के को बहुत गुस्सा आया और रास्ते में कई लोगों से उलझता हुआ वह घर पहुंचा। एक किशोर अवस्था के बालक के मन की स्थिति का यहाँ वर्णन लेखक ने अत्यंत सुंदर ढंग से किया है। आइए अब अनुच्छेद 3 देखते हैं। अब ये कहानी का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियां तक कीच में धंसी हुई हैं। गनीमत यह कहीं दिखाई नहीं देती और घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल जाती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहाँ खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं और यह घास में पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बीत ही गए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेंग के बाग से मखमल इसी घास में फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
अब अनुच्छेद 3 के शब्दार्थ देखिए। खंदकों यानी खाइयों में बारिश, पिंडलियों टांगों, कीच कीचड़, गनीम दुश्मन, गैबी दैवी, जलजला भूकंप, चटाक से जल्दी से, झटका यानी मुर्गे को काटना, फिरंगी में अंग्रेजी नारी, मुल्क देश। अब 25 वर्ष बाद अब पाठक की भेंट लहना सिंह से प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वहाँ के दृश्य का वर्णन कुछ ऐसा है। कड़ाके की ठंड है और बारिश बर्फ सहित खाइयों में सिपाहियों को कीचड़ में रहना पड़ता है। दुश्मन कहीं दिखाई नहीं देता। 1-2 घंटे के अंतराल पर दैवी भूकंप समान जोर का धमाका सुनाई देता है। खाई से तनिक भी बाहर निकलने पर दुश्मन की गोली लगने का भय रहता है। वजीरा यानी लहना सिंह का साथी उसको बताता है कि केवल 3 दिन और खाई में बिताने हैं। तत्पश्चात 7 दिन की छुट्टी में वो सभी सिपाही मुर्गा या बकरा बनाएंगे और अंग्रेज मेम के बाग में आराम करेंगे। मेम स्वभाव से दयालु है, अतः खाने पीने की वस्तुओं के पैसे नहीं लेती। मेम का यह कहना, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने के लिए हिंदुस्तान से वहाँ गए थे। आइए अनुच्छेद 4 देखते हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहिब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़ों संगीत देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में से जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते चढ़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तू 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंक। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। संगीन यानी हथियार, हुक्म आदेश, दरबार साहब यानी गुरुद्वारा, देहली चौखट, कमान आदेश, धंस घुस, बावलियों तालाबों, सोते झरने, धावा दौड़, उद्यमी उद्यमी, पाजी बदमाश। लगातार 4 दिन बिना सोए काट देने के कारण सिपाही लड़ाई के लिए बड़े उतावले हुए जा रहे थे। लहना सिंह ने जोश में आकर कहा कि यदि उसको हमले का आदेश मिल जाए तो वह अकेला ही 7 जर्मनों को मारकर गुरुद्वारे में मत्था टेक ले। अपने पराक्रम का बखान करते हुए उसने बताया
कि पिछले हमले में उसने एक भी जर्मन नहीं छोड़ा था। इस पर सूबेदार हजारा सिंह ने लहना को समझाया कि युद्ध के निर्णय फौज के नीचे पद वाले यानी नायक, सूबेदार, जमादार आदि नहीं लेते, अपितु जनरल जैसे बड़े अफसर लेते हैं। ठंड से परेशान लहना को सूबेदार ने अंगीठी में कोयले डालने को कहा, वजीरा को खाई से पानी बाहर फेंकने को कहा और महासिंह को पहरा बदलने को कहा। अब अनुच्छेद 5 देखिए। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई से बाहर फेंकते हुए बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला उठे और उदासी के बादल छट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। यहाँ तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 खुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लौड़ीहारा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने का हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। विदूषक यानी जोकर, पाधा पुरोहित, तर्पण देवताओं, ऋषियों और पितरों को जलदान, बाड़ी खेत, बूटे पौधे, लाड़ी होरा स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द, शर्म लज्जा, चाल रीति, हठ जिद। वजीरा सिंह पलटन को हंसाने का काम करता था तो पानी को खाई से बाहर फेंकते हुए व्यंग से बोला कि जर्मन बादशाह का करो तर्पण। लहना सिंह इंग्लैंड की बढ़िया ज़मीन पर खेती करने की बात करने लगा। वजीरा से मजाक करते हुए उसको फिरंगी मेम के बारे में छेड़ना शुरू किया। वजीरा ने उसको बताया कि वह मेम को नहीं समझा पाया कि सिख लोग तंबाकू नहीं पीते। इस प्रकार माहौल कुछ हल्का हो गया और बात संभल गई। अनुच्छेद 6 देखिए बस। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सीढ़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ के नीचे की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जांदिए, कर लेना लोगों दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चढ़ाका कदुए नो। कद्दू बनाए मज़ेदार गोरिए, हुण लागा चटाका सुदूर नो। अब इसकी हिंदी है कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। अब हम कद्दू चखना है। ए गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है,
अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हैं। मांदे यानी ठंडे, बीमार। मुरब्बे, नहरों के पास की जमीन। त्योरी, ब्रिकुटी। तुरक यानी तुर्की। लुच्चे यानी कमीने, बदमाश। जब वजीरा सिंह लहना सिंह से बोधा सिंह, ये हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा, उसकी तबीयत के बारे में प्रश्न पूछता है, तब स्वयं ही उत्तर देते हुए बताता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि लहना सिंह बोधा को ठंड से बचाने के लिए अपने कंबल उसको उड़ाता है और खुद आग तापता है। वजीरा को इस बात का डर है कि कहीं बोधा को बचाने के चक्कर में कीचड़ में पड़ा कहीं लहना न चल बसे। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए वजीरा कहता है कि कहने का तात्पर्य यह है कि रोगी को कुछ भी सूखी जमीन नहीं मिल पाती। जब ये इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए वजीरा कहता है, निमोनिया जैसे ठंड से होने वाले रोग से पीड़ित व्यक्ति को कीचड़ से कुछ बेहतर नहरों के पास की जमीन भी नसीब नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि रोगी को कुछ सूखी जमीन भी नहीं मिल पाती। एक तो अभी तो कीचड़ में है और उससे कुछ अच्छी जगह मिल पाए ये भी नसीब नहीं होता। लहना के अनुसार उसको इंग्लैंड में कुछ नहीं होने वाला, वह सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। उसका ऐसा कहना वजीरा को बिल्कुल रास नहीं आता और जर्मन और तुर्की वाले दुश्मनों की मौत की इच्छा करते हुए वह अपने साथियों के साथ मस्ती भरा सुंदर गीत गाता है। इस प्रकार सिपाहियों की मनस्तुति में परिवर्तन आ जाता है। आइए अनुच्छेद 7 देखते हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह की पर है और एक बोधा के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा, क्यों बोधा भाई, कैसा क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट गई रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं क्या झूठ? यूँ कहकर ना ही करते हुए बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। जर्सी यानी स्वेटर। रात की चुप्पी में लहना ने बोधा को पानी पिलाया और फिर उसको और गर्म रखने की इच्छा से अपना स्वेटर भी जबरदस्ती पहना दिया। लहना ने अपने लिए विलायत की मेम द्वारा भेजी हुई जर्सी की झूठी कहानी सुनाकर बोधा की चिंता को शांत कर दिया और पहरे पर जाकर खड़ा हो गया। यहाँ लहना सिंह के स्वभाव के बारे में, उदार स्वभाव के बारे में पाठक को ज्ञान होता है। आइए अनुच्छेद 8 देखते हैं। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके आगे हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर
पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब में से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। धावा यानी हमला, ज़्यादा, अधिक, घुमाव, मोड़, हुज्जत, कहा सुनी, लेफ्टन यानी लेफ्टिनेंट। करीब आध घंटे बाद लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार हजारा सिंह को बुलाकर इस प्रकार हमले का आदेश दिया। 1 मील दूर पूर्व दिशा में एक जर्मन खाई में लगभग 50 सिपाही हैं। मोड़ पर लेफ्टिनेंट साहब 15 जवान को छोड़ आए हैं। खेतों के बीच से होते हुए मोड़ वाले रास्ते से हजारा सिंह को मोड़ पर अपने साथियों के साथ मिलकर आगे जर्मन खाई पर हमला करके उसको बस में करने को कहा और दूसरा आदेश न मिलने तक वहीं रुकने को भी कहा। जाने से पहले 10 आदमियों को छोड़कर जाने का भी निर्देश दिया था, जिस पर हमले के लिए तत्पर सिपाहियों में काफ़ी कहासुनी हुई और हजारा सिंह के संकेत पर लहना और बोधा वहीं रुक गए। हजारा सिंह आदि के चले जाने के बाद लेफ्टिनेंट साहब ने लहना की ओर पीट करके सिगरेट सुलगाई और कुछ देर बाद लहना को भी सिगरेट पीने का आग्रह किया। आइए अनुच्छेद 9 देखते हैं। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ, वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी न थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में लगी। ऐसे अफसर का शिकार के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगाइएगा। हाँ, पर मैंने उसे विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासलाई ले आता हूँ, कहकर लहना खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना? क्या आप कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती।
खोता यानी गधा आँख मारते मारते यानी झटपट। पारसाल पिछले वर्ष। बेशक अवश्य। संदेह शक। कयामत आफत। पलटकर जैसे ही लहना सिंह ने लप्टन साहब से सिगरेट ली, झटपट वह सब समझ गया। सिगड़ी की रोशनी में जब साहब का मुंह देखा तब उसको लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उनके बाल अचानक उसको छोटे कटे हुए लगे। बात को बदलते हुए लहना ने साहब से पूछा कि वो लोग हिंदुस्तान कब लौटेंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या ये देश पसंद नहीं? इस पर लहना सिंह ने पिछले वर्ष की जगाधरी की शिकार की घटना याद दिलाई। वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। लहना ने उस बड़ी नीलगाय के शिकार की बात याद दिलाकर पूछा, क्यों साहब? नीलगाय का सिर शिमले से तैयार होकर आ गया था ना? आप रेजिमेंट की मेस में लगाने वाले थे। साहब के यह कहने पर किसी उन्होंने विलायत भेज दिया है। लहना को उसने निश्चय कर लिया कि उसे अब क्या करना है। दियासलाई लाने के बहाना करते हुए लहना खंदक में घुसा और अंधेरे में वजीरा से टकराया। वजीरा बोला, क्यों लहना? क्या कयामत यानी आफत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती, यानी थोड़ी देर तो लेने दिया होता मुझे। आइए अनुच्छेद 10 देखते हैं। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने कहा और बातें की हैं। मैंने देखा है और बातें की हैं। सोरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही सोहरा यानी साला, गाली, अपशब्द। पत्ता तक न खड़के यानी बिल्कुल चुपचाप। मुहाने, मुंह पर। बेल एक तरह का फल जो कि इतना बड़ा होता है। सूत, धागा या डोरी। लहना ने वजीरा को सतर्क करते हुए बताया कि जो अफसर साहब की वर्दी में है वो कोई जर्मन है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा और आदेश का पालन करने के लिए निकल गया। लहना ने वजीरा से कहा, तुम चले जाओ। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। यहाँ मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। वजीरा को अपने तथा अपने साथ साथियों के पराक्रम का विश्वास दिलाते हुए लहना बोला, 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लहना छिपकर खड़ा हो गया और उसने देखा
कि साहब ने खाई में 3 गोले रखे, उनमें एक तरफ तार बांधा और तार के आगे एक डोरी बांधी। साहब जलाने की तैयारी में ही था कि अनुच्छेद 11। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख 1 मीटर गॉड ओह आँख ओह माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाने के लिए चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते थे। चित्त यानी गिर, मूर्छा बेहोशी, खोते गधे, लफ्ज़ शब्द, मिजाज तबीयत। तुरंत लहना सिंह ने उल्टी बंदूक करके साहब की कोहनी पर मारी। अगला वार गर्दन पर किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। लहना ने 3 गोलों को खाई से बाहर फेंका। उनकी जेबों से कुछ लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब में रखी। जब साहब की बेहोशी हटी तब साहब से मजाक करते हुए लहना सिंह बोला, आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। सिख सिगरेट पीते हैं, जगाधरी में लंबे सींग वाली गाय होती हैं, मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब गधे पर चढ़ते हैं। यहाँ पाठक को लहना की बहादुरी, तुरंत बुद्धि तथा फुर्ती की अच्छी झलक मिलती।